PDM मुख्तलिफ, PDM में डिबेट होता रहता है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की लालच में मबनी सियासी खौफनाक चेहरे को भांप लिया था। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। PDM अपने मकसद पर कायम है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेट। सियासत कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल को, तो कभी कभी लगता है आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। कल आप देख रहे थे कल इसी वक्त यहाँ गुफ्तगू ये हो रही थी कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, रेजिग्नेशंस नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी ने ज़्यादती की है कि रेजिग्नेशंस नहीं दे रही। अगर जमहूरियत पसंद है तो 9 पार्टीज़ कह रही हैं दे रेजिग्नेशन, आप भी दें। और जरदारी साहब ने तो बावाज़े बुलंद कह दिया, मियाँ साहब आप तशरीफ़ लाएं वापस, अगर आप ने जंग वंग लड़नी है तो आएँ, जेल में बैठे हमारे साथ आके। फिर उन्होंने कहा हमने पहाड़ों पे नहीं, हमने पार्लियामान में जंग लड़नी है। और देखा ये कि जब ये ख़त्म हुआ सारा सिलसिला, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़, लोग कह रहे हैं मौलाना टैंट्रम, नाराज़ होके वो चले गए, बात नहीं की, सवाल जवाब नहीं। फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप ने कुछ डैमेज लिमिटेशन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं जी देखते हैं, पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है और फिर टाइम लेंगे और डिसाइड करेंगे कि रेजिग्नेशंस देनी है या नहीं। और कल हमने देखा चैनल्स पर, कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उसके बाद लीडरशिप सीनियर PMLN की आए और उन्होंने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, हम पर कोई तसल्लुत नहीं कर सकता, एक पार्टी अपनी मर्जी, अगर ये नहीं मानते तो फिर हम अपना काम करेंगे। आज की थीम ये रही है, हम तो साथ हैं, कोई मसला ही नहीं है। अभी तो हमने तय नहीं किया कि इलेक्टोरल अलायंस बनेगा या नहीं, लेकिन हम साथ हैं, साथ चलेंगे। PDM कहीं नहीं जा रही, PDM तो जुड़ के एक ही जमात, एक ही यानी अलायंस है और रहेगी, इट्स नॉट ब्रेकिंग अप। कुछ खबरें आई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा कि ये ज़रा जो कह दिया तो अच्छा नहीं कहा। मरीम नवाज साहब ने तो कल खुल के कह दिया कि जी ये गारंटी करें ज़िंदगी मेरे वालिद की अगर वो वापस आए, एंड सो फोर्थ। तो कल बड़ा 175 दिन ये रहा है अलायंस और अभी भी है, लेकिन कल 175th डे पे हमने देखा कि काफ़ी एक सीरियस मामला। और अगर जरदारी साहब वो तकरीर में वो बातें ना कहते और वो बातें बाहर ना निकलती और पीपल्स पार्टी उनको ओन ना करती तो शायद इतने सवालात ना होते। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब ने कल कहा कोई नई बात नहीं की, वो एक सोच है, 2 मुख्तलिफ सोचें लेकर ये जमातें आगे चल रही हैं। बहरहाल इस पर बात करते हैं कि अब ये बात आगे किस तरफ बढ़ेगी। और एक और दिलचस्प जो डेवलपमेंट हुई और अहम डेवलपमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ख़त लिखा स्पीकर नेशनल असेंबली को। उन्होंने कहा जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और आप फौरी तौर पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और इंटर पार्टी और एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके तहत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जाएंगे और सब पार्टीज़ को साथ लेके चलें और ये तेज़ी से इस पर जाए। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो उनको तनकीद उसकी शुरू की है, इस ख़त में भी उसकी तनकीद की। उन्होंने कहा उन्होंने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, कोर्ट्स ने कहा, सो ऑन सो फोर्थ। तो नाजरीन इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में आफ्ताब जहांगीर साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, पहली दफ़ा आप तशरीफ़ लाए, स्पेशल वेलकम टू यू। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, जल्दी हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। मलिक अहमद खान साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। तो इससे पहले कि कायरा साहब हमारे ज्वाइन कर, मैं आपसे पूछती हूँ जहांगीर साहब, ये जो इमरान खान साहब का ख़त आया है और ख़त तो आते ही रहते हैं, ये जो ख़त आया है इसमें ये तो उन्होंने स्पीकर साहब को लिख दिया, अब अगला स्टेप क्या है, यानी अब क्या होगा और स्पीकर आपको क्या अंदाज़ा है स्पीकर साहब कब इस पे मूव करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के जहन में भी कोई डेडलाइन वगैरह होगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीम, और मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आपके सामने बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूँ। और अहमद साहब को भी मेरा सलाम। देखिए नसीम भाई, ज़हरा साहबा, कि ये बहुत पहले होना चाहिए था कम से कम, क्योंकि हम हमेशा से आपने देखें जब भी कोई इलेक्शन हुए, चाहे 8 के, 13 के, 18 के, जो भी, उसमें हमारी यही शिकायत रही। और जो भी अपोजिशन में आया उसने कहा कि ये
صاف و شفاف الیکشن نہیں ہے، اور ہر ایک نے یہ بات کی کہ اس پہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. تو وہ کب ہوں گے؟ وہ تو آخر کسی ایک دن ہونا چاہیے. اب جب اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے، تو جو پارٹیاں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک ٹی آر او سیٹس کریں اور اس پر کام کریں، اور جتنی جلدی کام ہو تاکہ یہ 2023 کے جو الیکشن ہیں وہ بھی اس قسم کی شکایات سے بھرے ہوئے نہ ہوں، اور وہ الیکشن ریفارمز ہوں جو کہ سب کو قابل قبول ہوں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ. اس پہ ٹائم لائن کیا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسپیکر صاحب سے کہا گیا، تو یقیناً کوئی سوچ بچار ہوئی ہوگی کہ کیا اگلے کیا اقدامات ہیں، کب اٹھائے جا رہے ہیں. ہیو یو ریچڈ آؤٹ ٹو ادر پارٹیز آلریڈی؟ اچھا دیکھیں، جب یہ انشاءاللہ یہ کوئی تو اسپیکر صاحب کی، اور ہمیشہ ہر اجلاس سے پہلے ایک پارلیمانی گروپس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے اسپیکر سے، تو اس میں طے ہوتا ہے کہ جی آج کا جو ایجنڈا کیا ہے اور کیا نہیں. تو یقیناً یہ اسپیکر صاحب ان سب سے رابطہ کریں گے، اور ان کے بعد بیٹھ کر ان کے ساتھ جو بھی ان کی سینئر قیادت ہے اپوزیشن کی، اور ہمارے بھی کچھ لوگ ہوں گے. تو سیز فائر کیا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ اٹیک آپ لوگوں کا رہتا ہے، وہ چور ہے، یہ چور ہے، اس نے ایسے کیا، وہ ڈاکو ہے، یہ اس کو بند کر دو، اسے اٹھا دو. اچھا نسیم، کہ یہ بڑی ویسے دلچسپ بات ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا عموماً ایسا ہے کہ جب آپ کبھی ایک دن آئے خصوصی میری دعوت پہ، ویسے تو آپ نے بے شمار دیکھی ہوں گے، مجھ سے بہت سی زیادہ ان چیزوں کو دیکھا ہے آپ نے، لیکن آ کر آپ اجلاس کو دیکھیں کہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب ایک دم شروع ہو جاتے ہیں، اور اپوزیشن سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ شروع ہو کر تو اس کو چور و ڈاکو کہتے ہیں، پھر ہمارے پاس سے دو ایک کھڑے ہوتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں جواب در جواب، اور اس کے بعد کورم کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور گھر گھر کھیلا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کورم کم ہے یا پورا، یہ سب کی دونوں کی ذمہ داری ہے نا. حالانکہ اب ہوگا کیا کچھ اس پہ؟ اگلا سیشن کب ڈیو ہے؟ اب میرے خیال میں جلد ڈیو ہونا چاہیے، اب کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی لکھ دیا ہے، اور کیونکہ ڈیز بھی پورے کرنے ہیں اپنے اسمبلی کے، تو اس لیے میرے خیال میں بہت جلد ہوگا. بہت جلد ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں، ہم کوئکلی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہم کریں گے اپنے پینلسٹ سے. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے جو خط لکھا ہے اس کا کیا رسپانس آنے والا ہے مختلف پارٹی سے، لیکن تھوڑا سا کل کے بعد کیا ہوا ہے، واٹ ہیز ہیپنڈ بیہائنڈ دا سینز. ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے ملک احمد خان صاحب. جی خان صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کل جو میٹنگ ہوئی، جو زرداری صاحب کی تقریر ہوئی، اور پھر مریم نواز صاحبہ کا جو رسپانس آیا، اس کے بعد پارٹی میں تو لوگ نالاں تھے زرداری صاحب سے، اسٹیٹمنٹس آئی بھی ایسی، یہ بھی کہا گیا کہ پھر کریں گے جی جو ہمیں کرنا ہوگا. تو کیا سچویشن ہے پھر؟ کوئی ٹاپ لیڈرشپ کی بات چیت ہوئی ہے دونوں پارٹیز کی؟ جی نسیم، تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں، یہ بیسکلی ایک پوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی فرام دا ویری انسیپشن آف پی ڈی ایم بالکل غالباً اسی ایک نقطے پہ کہ ریزگنیشنز نہیں دینے، اور پارلیمنٹ کے اندر پہلی اپنی جو بھی کوشش اور صحیح کرنا پارلیمنٹ کے اندر کرنی ہے. بے شک. مسلم لیگ کا اور دیگر جماعتوں کا خیال یہ تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ مؤثر تب ہوگی جب ہم استعفے دیں گے اور ہم پروٹیسٹ کے موڈ میں چلے جائیں گے، بالکل، اور ہم اسٹریٹ پہ بات کریں گے رادر دین دا پارلیمنٹ. ٹھیک. تو اب یہ دو بڑی ڈسٹنس پوزیشنز تھیں، ان کو ایک نقطے پہ کنورج کرنے کے لیے تھی اور ہم نے بھی اتفاق کیا، ایٹ اوکیزنز اتفاق کیا، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی ایک ایسے نقطے پہ آ کے پیپلز پارٹی بھی کنورج کرے گی. لیکن سم ہاؤ جو کل کی پوزیشن آپ کے سامنے آئی وہ آپ کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس میں ابھی بھی ہماری غالب اکثریت کی کوشش ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک مشترکہ محاذ کے طور پہ کام کرتی رہے، اور جو آپس کے اندر یہ صورتحال ہے اس پہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ آ جائے جس پہ ایک ایگریمنٹ آ جائے. ٹو وٹ ایور انڈرسٹینڈنگ آئی ہیو آف دا سچویشن کہ اس پہ مزید بات چیت ہوگی. ابھی لیٹس سی پیپلز پارٹی
कल इस नुक्ते पे उठी है कि अपनी CEC के साथ मशवरा करती है, ठीक है, तो उनका जो नुक्ता नजर आता है तो उसके बाद मजीद बातचीत के बाद ही बात तय पाएगी कि क्या होती है जी। आज टेम्परामेंट तो बदला है, आज सब कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जी ऑल इज वेल। कल ये लग रहा था कि मसला बहुत है। कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमदुल्ला साहब, आप ज़रा बताइएगा, कल मौलाना साहब काफ़ी नाराज़ थे, आज वो कह रहे थे कि जी देखते हैं क्या बनता है। क्या आप लोगों की पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, वो लगता तो नहीं कि बदलने वाले हैं अपना इरादा, लेकिन बहरहाल आप लोग अब क्या कर रहे हैं? अब आपका क्या जहन में है? जी लाइन शायद उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। जी कायरा साहब, तो क्या पोजीशन है जी? आज जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि देखेंगे जी इट विल ऑल वर्क आउट एट द एंड, क्योंकि एक बुनियादी जो नुक्ता है, जो जिस चीज़ पर शुरू से सब यही बात कर रहे हैं, रेजिग्नेशंस का, कल तो बड़ी खुल के बात आ गई कि वो डिफरेंस है उसमें, तो ये आप इसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं पोस्चर में, पोजीशन में? कोई पोजीशन में तब्दीली नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में तब्दीली। देखिए ना, एक बड़ी सिंपल नसीम बात यह है, हमारा मौक़िफ़ है क्या हमने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया? आंसर इज नो। PDM के हमारे साथियों का ख्याल है कि ये बिल्कुल टाइम है, अब हमें इस्तीफे दे के एहतजाज की तरफ जाना चाहिए और हमें निज़ाम बदलना है। उनकी राय का एहतराम है हमें। हमारा ख्याल है कि जो हमने एक्शनेबल पॉइंट्स लिखे थे वो सारे जब जूं हम आगे करते चले आए हैं, स्टेप उठाते चले आए हैं, हुकूमत डिफेंसिव पे जाती गई है, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक। और कुछ अर्सा कबल हमारे साथियों ने कुछ फैसला ये भी किया कि हमें बाय इलेक्शंस नहीं लड़ने चाहिए, बायकॉट करना चाहिए और सेनेट के इलेक्शन से पहले मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमने जाके कन्विंस किया, हमने कोशिश की, हो गया। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारी बात को मेरिट पे तस्लीम किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि हम सारे सुरखरू हुए उसमें। एक कि हुकूमत एक्सपोज हुई, इनकी पॉपुलैरिटी एक्सपोज हुई, इनके जो किरदार है वो डस्का के इलेक्शन में हो या बाकी जगहों पे वो पता चला। सेनेट के इलेक्शन में सिंध की पार्टी ने क्या कहा, बलूचिस्तान की पार्टी ने क्या कहा, टिकटें बेचने का, वो सारे जो शायद हमारे कहने के उतने असरात और समरात ना होते जितना उस इलेक्शन ने कर दिया, गिलानी साहब की जीत ने कर दिया। और गिलानी साहब का तो इलेक्शन हमसे डाका मार के छीना गया ना। अगर गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते, उस दिन डिक्लेयर हो जाए, बन तो वो गए हैं, डिक्लेयर हो जाते, तो आज गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होती, हमारी तहरीक कहाँ खड़ी होती। तो हमारा व्यू ये है कि हमें जो अदम एतमाद की तहरीक जो हमारे चार्टर का हिस्सा है उस पे से ये भी इस्तेमाल करना चाहिए और हमें मोबिलाइजेशन पे और तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा ये ख्याल है। मतलब जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, मोबिलाइजेशन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मोबिलाइजेशन, ताकि तहरीक वो कामयाब होती है जिसमें अवाम को आप शामिल करते हैं। इस वक्त अवाम यकीनन बहुत तंग है, बड़ी तकलीफ में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात तो खराब है। आप कह रहे हैं कि आपका टाइम का इशू है कि कब दें रेजिग्नेशन, ये नहीं कि नहीं देंगे। ऑफ कोर्स जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, जो इस्तीफों का ऑप्शन है, ये तो आखिरी ऑप्शन है ना कि मुनासिब वक्त पर इस्तीफों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएं, उसके लिए जाएं। लेकिन हमारे दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। और इस पे जो एक डेडलॉक सी सूरत हाल बन गई है, उस पर थोड़ी गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूं हमें मुनासिब अल्फाज में बातें करने की जरूरत है और मीडिया के जरिए पैगाम रसानी ना करें। मैं जूनियर भी हूं, मुझसे सीनियर भी बैठे हैं, लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमें अभी मीडिया के जरिए गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, हमें फोरम्स पे बैठ के ही बातें करनी चाहिए। और अगर किसी फोरम की बातें बाहर निकली है, वैसे तो अब मीडिया वाले हर तरह रसाई रखते हैं, तो बातें निकलती रहती हैं, आप हर जगह निकाल लेते हैं। नहीं, कल आप तो कैबिनेट की बातें निकालते। मैं कह रहा हूँ हम जिसकी भी गलती, मैं इनकार नहीं, मैं तो उसी को कंडेम कर रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ। यहाँ तो काबीना की बातें निकल आती हैं, वहां बैठे हुए क्या हो रहा है। लेकिन कल तो ये मैं थोड़ा सा इनके पास, लेकिन एक छोटा सा मेरा नसीम इशू ये है कि हमें बिल्कुल दोस्तों से उनके नुक्ता नजर का एहतराम है। हम ये समझते हैं कि हमारा नुक्ता नजर दुरुस्त है और हम मजीद इस पे क्लैरिटी चाहते हैं कि इस्तीफों के बाद आगे फिर ये गवर्नमेंट कैसे गिरेगी और आगे कैसे बढ़ना है। और यही कल भी हमारा सवाल था, उन्होंने कहा नहीं, आप इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ चलिए। हमने कहा उसके लिए हमें अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाजत लेनी होगी, हम CEC की मीटिंग करेंगे। अच्छा, लेकिन आपने पूरी थिंकिंग बयान अभी कर दी। आपने कहा जी पहले तो जाना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, और आप कह रहे हैं कि
टाइमिंग तो अभी दुरुस्त नहीं है, तो फिर सीसी से क्या पूछना है? आप में तो टोटल क्लैरिटी है कि जी अभी पहले ऑप्शन ये हमारा उन लोगों का ख्याल है जो वहां पे थे, और हमारी सीसी ने भी हमें यही कहा था कि इस्तीफों का ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वापस क्यों जा रहे हैं? अब हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें हमारे सारे दोस्तों ने ये कहा है कि हमारी राय में ये टाइम जो है राइप अप हो गया है, लिहाजा आप अपनी राय दे के हमारी जो जमातें हैं आप हमारी राय में शामिल ये कल पहली दफा इन्होंने कहा, ये तो बड़ी देर से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग दें और कह रहे हैं जी हम। लेकिन मैंने वही गुजारिश की ना कि ये पहले भी मुतालबा हो रहा था कि इस्तीफे दे दें। हमने ऑन मेरिट्स डिस्कस करके दोस्तों को कन्विंस किया कि अभी टाइम नहीं है, अभी हमें ये इकदाम उठाने चाहिए। हमने बाय इलेक्शन लड़े हैं, हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और उसमें गेन किया है, यही हमारा मौकफ है कि लेकिन हम अब क्योंकि इनका तकाजा है हमारे दोस्तों का, तो हम सीएसी के पास इनका मौकफ भी लेके जा रहे हैं। मलिक साहब, ये आपने सुना कायरा साहब की बात, और इनकी बात सुनते हुए मुझे तो यही दिखाई देता है कि बड़ी क्लैरिटी है इस पार्टी में कि जी अभी तो पहले और ऑप्शंस जो हैं उनको आप एक्सरसाइज करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और एक सवाल इन्होंने उठाया, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा, कि वो कह रहे हैं हमें जरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर हम इस्तीफे दे दें तो फिर इससे किस तरह यकीनी बात है? मैं यहाँ सवाल नहीं उठा रहा, मैंने कहा हमने वहां सवाल रखा और इसके ऊपर बड़ी डिबेट है। आपने सवाल नहीं, लेकिन कायरा साहब ये जब आप कहते हैं ना कि मीडिया के थ्रू ना करें कम्युनिकेट, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग आके करते हैं तो उसी से हमें पता चलता है। बस वो होता है ना कि आप मुझसे सवाल करके कोई बात निकाल दी, अब मलिक साहब के ऊपर आ गया, मलिक साहब करेंगे फिर कोई और दोस्त करेगा। जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप लोगों की थिंकिंग तो होगी बहरहाल कोई कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। सो अगर रेजिग्नेशंस दे भी दें तो आपको याद है जब इमरान खान साहब आए थे और आके कंटेनर पे, तो हम उनसे यही कहते थे आप आ जाएं, भले से आप 4 लाख बंदा ले आए, किस तरह हुकूमत को घर भेजेंगे, उसका जो तरीकेकार है। तो इस्तीफों से आपको क्या लगता है कि क्यों हुकूमत चली जाएगी घर? सिम देखें, ये बुनियादी सवाल इसमें ये है कि जो भी पोजीशन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की है उसके मेरिट्स तो डिस्कस होने चाहिए, और गालिबन जो सरबराह मीटिंग है, मैं तो उनका प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन कायरा साहब तो उन मीटिंग्स में होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़रूर होते भी होंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर आप रेजिग्नेशंस दें तो उसके फ़वाइद क्या हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो भी पोजीशन है ये फर्दर इंगेजमेंट के साथ पीपल्स पार्टी पीडीएम का एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे है, मुस्लिम लीग एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे है, मौलाना उसकी एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ हैं, बाकी जमातों का भी एक बड़ा कलीदी किरदार है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो वो रिजॉल्व किए जाते हैं और हो भी जाने चाहिए बातचीत के साथ। तो इसमें कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसमें एक बिल्कुल ही टोटल एक स्टैंड पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आगे बात नहीं जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कन्वर्ज कर जाएंगी, किसी एक नुक्ते पे आ जाएंगी। गालिबन लॉन्ग मार्च की जा सकती है, रेजिग्नेशंस किसी पार्ट्स में लॉन्ग मार्च तो ईद के बाद पड़ गई ना, लॉन्ग मार्च तो अब ईद के बाद होगी। ठीक है, दुरुस्त है। अगर आज इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, अगर आज मुलतवी हो गई है तो कल की किसी तारीख में हो भी जाएगी। ये मकसद सिर्फ ये है कि पीडीएम मुत्तफिक रहे, इकट्ठी रहे, और अगर इस पीडीएम की कोई इफादियत मेरे नज़दीक है वो इस हुकूमत को गिराने की या इसको तोड़ने की से ज़्यादा ये है कि इट इज़ अ वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड अगेंस्ट ऑप्रेसर। अगर इस नज़रिए के साथ ही आगे चलेगी तो पीडीएम बहुत कामयाब होगी। इसके अंदर हमारी एक बड़ी रेजोनेंस के साथ इनपुट होगी, और पीपल्स पार्टी इसकी बड़ी मुहर्रिक जमात रही है, अपनी सारी तारीख उनकी ऐसे है। मुस्लिम लीग आज बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पे बात कर रही है। सो मेरी ख्वाहिश और कोशिश, और इसमें जो जब भी हम अपने सीनियर लीडरशिप से को बात करते हैं, चाहे वो कायरा साहब हैं, मौलाना साहब की पार्टी के हैं, तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि ये मुत्तहिद रहे, चलती रहे। किसी एक नुक्ते पे अगर आज एतराज़ है, कल इत्तफाक भी हो सकता है। माजी करीब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इकट्ठा बैठना एक तकरीबन नामुमकिन बात लगती और कभी कभी बैठे भी हैं, कभी कभी आपने चार्टर्स भी बनाए हैं, जॉइंट गवर्नमेंट भी बनाई है,
कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाई है आप लोगों ने, दुरुस्त है जी। नहीं तो ऐसे नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर एक बिल्कुल, बड़ी मुश्किल बिल्कुल, सूरत भी रही, बिल्कुल, लेकिन ठीक है, होता है, दिस इज पॉलिटिक्स, ये हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। जो मैंने मीडिया का जिक्र किया ना नसीम, मैं फिर छोटी सी थोड़ा सा टाइम लेके इतनी गुजारिश करूंगा कि होता सिर्फ ये है कि मीडिया के जरिए बातें करने से अल्टीमेटली तो मीडिया के जरिए बात होनी होती है, लेकिन जब आपके जरिए मैसेजिंग होती है ना, मैं कोई बात करूं, तनकीद करूं, उसका जवाब वहां से आए फिर किसी तरफ से, तो उससे एक कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बाकी लोग तो हमसे सीनियर हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने लबो लहजों में, अपने अल्फाज के चुनाव में बड़ी बेहतरी रखें, क्योंकि अब आप बड़े जालिम लोग हैं, अब तो ये आपने कंप्यूटर रखे हुए हैं, 10 साल पहले कराने क्या जालिम से मुराद वो जालिम नहीं है, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो आप ओप्रेसर की बात करें तो ये ओप्रेसर्स ने जो खत लिखा है, आपका कोट अनकोट ओप्रेसर्स ने खत लिखा और कहा जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आए, अब कमेटी बनाएं, स्पीकर साहब से कहा आप तेजी से मूव करें इस पे टाइमलाइन। और कायरा साहब बीबी जब शहीद हुई हैं उससे एक रात पहले आपको याद होगा कि वो बैठी हुई इसी पर बात कर रही थी मुक्तदर इदारों के कुछ लोगों से ऑन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो अब ये बताएं कि ये जो इनिशिएटिव आया है हुकूमत की तरफ से, देखिए इसका इनिशिएटिव का जवाब तो पता नहीं पीडीएम क्या देती है या हमारी जमात क्या देती है, यूनिफाइड हो, लेकिन मेरा जाती व्यू ये है कि यही बात हम मीटिंग्स के अंदर भी करते रहे। कल भी ये डिस्कशन हुई कि अगर ये हुकूमत गिर जाती है, इस्तीफे देने से ये हुकूमत चली जाती है, तो अगला इलेक्शन आना है, तो उस इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो आइन में है वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत से होगी, नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन बनाएगा, और उसके बाद फिर इसी कानून के तहत, वो तो नए कानून नहीं बना सकेंगे, इसी कानून इसी अरेंजमेंट के तहत सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उसका भी कुछ हमें सोचना चाहिए कि वो मरहला कैसे तय हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिक्स को रोकने के लिए तो आपको तदरीजी मराहल चाहिए ना, वो किसी एक इलेक्शन में किसी एक स्टेप में तो अचीव नहीं हो जाएगा, और उसके लिए सबसे बड़ा काम लॉ में तो वो गुंजाइश पहले नहीं है, लेकिन उसमें होना क्या है कि उसके लिए दुनिया के तजर्बे के मुताबिक हमें अपनी पार्लिमान को ऊपर उठाना होगा, इसकी ताकत बढ़ानी होगी, इसकी तौकीद में इजाफा करना होगा। जो पार्लिमान ऊपर उठती चली जाएगी बाकी इदारे इसके नीचे आ जाएंगे, वरना लड़ाई का रास्ता तो कोई रास्ता है नहीं, जदोजहद का रास्ता है। उस जदोजहद में हम बाकी सब दोस्तों से आगे जंग पहाड़ पे चढ़ के हमने जंग नहीं लड़नी, मेरा ख्याल है काफी पते का उनका वो फिक्रा था। मलिक साहब, फिर क्या आप लोगों की भी यही पोजीशन है जो कायरा साहब कह रहे हैं कि कमेटी जब बनेगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, क्योंकि लगता तो ये है कि स्पीकर साहब बड़ी जल्दी मूव करेंगे इस पे, विल यू बी पार्ट ऑफ दिस कमेटी? क्योंकि एट वन पॉइंट आपके पीडीएम में सभी ये तो पहला कि पीडीएम का फैसला क्या होता है उससे कतई नजर उस बात से कि लेकिन पहले पार्लियामेंट तो वर्किंग हो ना जी। ये शायद पाकिस्तान की तारीख की पहली पार्लियामेंट है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को भी ढेर नहीं किया, यानी जहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना था और उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो ये करें, और मीनिंगफुल कंसल्टेशन उनकी रिक्वायर्ड थी, वो नहीं बैठे, उस पर बात नहीं हुई। मैंने आज तक इस पार्लियामेंट को सिवाय मुराद सईद की वो जो एक इनटॉलरेंट बिहेवियर है, वो चाहे उनसे कोई भी शख्स वहाँ पे बात कर रहे हो, रिस्पांस में वो आके बिल्कुल उसका माहौल बिगाड़ देते हैं और एक ऐसी सूरत में ले जाते हैं कि उसके ऊपर बात करना ही नामुमकिन रह जाता है। तो पहली बुनियादी शर्त तो ये है कि स्पीकर साहब अपनी एक पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी को साबित करें कि वो है, पार्लियामेंट वर्किंग है, और फिर उसके बाद कोई अगली बात होगी कि वो क्या होगी। और इस हुकूमत के मुतल्लिक जो पहले स्टेटेड पोजीशंस हैं, वो मुस्लिम लीग भी कह चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि हम इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओवरवेलमिंगली इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। अगर वो इनके साथ बैठ के करनी है, कैसे होनी है, किस तरह से होंगी, ये सारे बड़े सवालात हैं, और इसके लिए लाजिम था हुकूमत के ऊपर ही कि वो अपनी शरीयत ऐसी कायम करती कि जिसमें बातचीत तो कम अज़ कम हो सकती, लेकिन उन्होंने तो एक नॉन टॉकिंग एनवायरनमेंट बनाई हुई है। तो आज वो कोई चीज़ लेकर आए तो लोग दीवानावार पीछे भाग पड़ेंगे, ये भी मुमकिन नजर नहीं आता। ये मुमकिन नजर नहीं आता। पीडीएम की कायर साहब अगली मीटिंग कब हो रही है जब ये चीजें डिस्कस होंगी? बिकॉज इस पे भी आप कह रहे हैं अब नेचुरली हमारी सीसी की मीटिंग के बाद, आपकी डेट हमने उसकी अभी डेट तय नहीं हुई है। अच्छा, डेट उसकी भी नहीं तय हुई। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस कुछ पीडीएम के अंदर का हाल फिर से
कहते हैं अपने पार्टिसिपेंट से ज़रा बयान करें और कुछ हम बात करेंगे हुकूमत की पॉलिसीज़ पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो बात तय हो गई कि कल जब दिन ख़त्म हुआ है, जो रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके मुकाबले में आज के दिन पीडीएम की हर जमात से और ख़ास तौर पे जो मेन 3 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पीएमएलएन, इनकी तरफ से अब बहुत उम्मीद भरी बातें कही जा रही हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन कल एक बात जो कही आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिस पर के बिहाइंड द सीन्स बहुत बात होती रही और वैसे भी पब्लिकली भी बात हुई, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कहा मियां साहब को कि जी आप वापस आएं, और फिर ये कायरा साहब ये जो उन्होंने कहा तो फिर पब्लिकली इसको ओन भी किया पीपल्स पार्टी ने। तो ये क्या कोई एक थिंकिंग है पीपल्स पार्टी में कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, कि उनके आए बगैर ये बात आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी? थोड़ा बताइएगा। ये तो इसके बारे में हतमी तौर पे तो जरदारी साहब ही बता सकते हैं कि उनके माइंड में क्या था जब उन्होंने ये बात की। लेकिन जो मैं बज़ाहिर समझता हूँ, वहाँ जरदारी साहब की गुफ्तगू से पहले कुछ हमारे जो सीनियर कायदीन हैं मुख्तलिफ जमातों के, उन्होंने बातें की, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात की। मियाँ साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर कुछ बातें ऐसी की जो पीपल्स पार्टी फोकस्ड थी। मियाँ साहब का मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, और उस इस्तीफ़े के लिए उनका जो तरीका, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए और जो उन्होंने आर्गूमेंट किया, वो शायद वो भी ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। जिस तरह मैं ये भी कहता हूँ कि जरदारी साहब अगर ये ना कहते तो ज़्यादा अच्छा था, ये कोई मुनासिब ना हुआ। लेकिन मियाँ साहब की तरफ से भी जो बातें हुई, मैं यहाँ अभी कर नहीं सकता, ना करना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे लिए कोई इतनी अच्छी टॉलरेंट बातें नहीं थी। वो दैट वाज फोकस्ड लाइक कि ये पीपल्स पार्टी अकेली ये काम कर रही है, इस तरह की सूरत हाल है। तो उसके जवाब में मेरा एक रिएक्शन था। मेरा ख्याल है कि वो रिएक्शन उस तरह ना होता, ना मियाँ साहब ने वो बातें की होती, ना उसका रिएक्शन आता तो और अच्छा होता था। लेकिन वो पंजाबी का, मैंने वहाँ भी एक प्रोग्राम में शेर पढ़ा कि वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि चंगी मंदी सजना कोलों हो जाती सहवारी, इन्हां गल्लां तो फिर मोहम्मद टूट नहीं जाती यारी। टूट नहीं जाती यारी हो जाती है, तल्ख बातें हो जाती आप इतने खुश ना हो, टूट नहीं जाती यारी। टूट गई है। अच्छा देखिए ज़रा एक बात मैं आपको बताऊं, ये यारी जो है ना, ये बहुत मुख्तसर टाइम की है, और ये मुस्तकिल नहीं, ये खुद भी मानते हैं। ये कहते हैं कि जी ये हमारी सिर्फ एक स्टेज। अच्छा, आपको काम इन्होंने ये बताया ब्रेक? नहीं, अब आपको वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि कराची के अंदर एक बाई इलेक्शन होना है NA 249 का। ठीक, पहले ये कहा गया कि हमारा मुश्तरका उम्मीदवार होगा, और मुफ्ती इस्माइल को वहाँ पे से कैंडिडेट मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया, मिफ्ता इस्माइल को। आज मंदूखेल को पीपल्स पार्टी ने अपने जियालों के समेत वहाँ भेज दिया, समझे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये यारी जो है वो एक स्टेज तक है, इससे आगे नहीं जाएगी, और ये खुद भी मानते हैं। वो तो सब अच्छा सब मानते हैं ना। लिहाजा ये, हाँ, ये होना ज़रूर चाहिए कि ये यारी ऐसी होनी चाहिए कि आपस में इख्तलाफ रखते हुए भी, लेकिन ये जो मेयार है वो पार्लियामेंटेरियंस का, जो हम सबको लोग देखते हैं, जो पार्लियामेंट का मेयार है, और जो अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को लोग कहें कि यार आप इस फील्ड के अंदर आए, आप जमहूरियत के अंदर, वो तो फिर दोनों, वो तो आप लोग तो ना ही बोले, उसमें तो हम बताते हैं, उधर गाली इधर गाली, अपने दोस्तों को वो सब। मैं आपको बताऊं, अच्छा देखिए, इन्हें हमें भी कहना चाहिए, अपने घर भी कहना चाहिए। मैंने तो पहले कहा था, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा जी, थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, मैं मुझे एक जो कराची का इलेक्शन आप फरमा रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह जी मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि अब अलग अलग कैंडिडेट। कराची इलेक्शन में ये हुआ कि कराची इलेक्शन के ऊपर चेयरमैन साहब से शाहिद खान साहब ने बात की कि ये प्रिंसिपल का मैटर है। ये तय था कि जिस जमात का नंबर 2 होगा, यानी इलेक्शन के अंदर जो दूसरे नंबर पर रनर अप, उसको हम देंगे। और ये पहले बाई इलेक्शन के अंदर चला। हमने कहा ठीक है, लेकिन कुछ और जमातों ने जो हमारे पीडीएम का हिस्सा हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट ने भी कहा, मतलब उन्होंने अपने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, आप यू आर फ्री आई एम नॉट, यू आर फ्री आई एम नॉट। तो उन कुछ तो और दोस्तों ने भी अपने कैंडिडेट जब दिए, तो फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हमारे भी कारकुन जो हैं वो भी, उन्होंने भी जाके चेयरमैन साहब को कहा कि जनाब ये क्या, आप अगर तो एक कैंडिडेट आए अपोजिशन का तो ठीक है,
ورنہ اگر وہ لا رہے ہیں تو ہم کینڈیڈیٹ Naturally, وہی تو میں لیکن کہہ یہ رہا ہوں ایک کہ یہ یاری پرنسپل وقتی ہے. یہ پرنسپل کا ایشو ہے. ٹھیک. اگر باقی جماعتیں اس پرنسپل پہ آ جائیں گی تو بالکل یہ اچھا تو اب تو NA49 میں ایک یونیفائڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے نا, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی الیکشن ہو تو نہیں نہ گیا, ہونے والا ہے. سو ابھی اس کے بہت سارے مدارج اور مراحل باقی ہے, لیکن باقی جماعتوں کو میں آج اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر باقی جماعتیں ہماری ایگری کرتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پرنسپل پہ کھڑا رہنا اسی پرنسپل سنگل. اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ میاں صاحب نے کل لندن میں بات کی, میرا خیال ہے جیو کے رپورٹر تھے جو وہاں کورسپونڈنٹ تھے, جیو نہیں سوری دنیا کے, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ دیکھیں وہ ریزگنیشن نہیں دینا چاہتے, تو میاں صاحب نے ہنس کے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ ریزگنیشن نہیں دینا چاہتے, یہ کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے. تو نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ وہ بھی اوپنلی اب ذرا کرٹیسزم ہو رہا ہے دونوں طرف سے. جی نسیم, کل کی جو ساری خبریں تھیں اور جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا, لیکن حقائق تھے سر. بنیادی بات یہ ہے کہ ان سارے تحفظات کے باوجود جو بھی کہے گئے ہیں, چاہے وہ ٹاپ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہے گئے یا بھلے سے مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کہے گئے, مولانا صاحب کی ایک ویزیبل ناراضگی کل پریس ٹاک کے ٹائم پر تھی بھی, اس کے باوجود ہماری ایک بطور کارکن کے یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی نقطے پہ اتفاق ہو اور پی ڈی ایم ایک مشترکہ کوشش کرتی جائے. جیسے قائرہ صاحب نے کہا, میں بھی میاں محمد بخش صاحب کے الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ چنگے بندے دی یاری ہمیں جویں دکان اتارا, سودا پاویں لویے نہ لویے, بلے آن ہزارہ. کچھ نہیں ہوتا اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ آئی ہے ان دیز نیگوشیشنز, وی ول پاس دس فیز اینڈ کیری آن ٹوگیدر, آگے چلتے جائیں گے. ملک صاحب یہ چیزیں آگے بھی قائم رکھیے گا. ہم نے ماضی سے بہت سیکھا ہوا ہے. اب جہانگیر صاحب, آپ کی جو جماعت ہے نا, آپ کی جماعت کے کچھ نوجوان جو نئے ہیں وہ کچھ زیادہ جذبے سے ہیں, اور کچھ وزیر اعظم صاحب کی طلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو ذرا رگڑا دے کے رکھو, لہجے اپنے تلخ رکھو, وہاں تھپکیاں ملتی ہیں. لیکن میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, جو میاں صاحب نے وہاں کل ذکر فرمایا, ان کے اوپر جو سوال ہوا, مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا. دیکھیے نسیم, ایک بات بڑی کلیئر ہے, پیپلز پارٹی کا پارلیمانی فورم چھوڑنے کے بارے میں اپنا تحفظ شروع سے ہے. بالکل ہے, ہم اپنی پوزیشن نہیں بدل رہے, بالکل نہیں بدلی. ہم نے جب استعفوں کا آپشن ایگری کیا تھا وہ بھی اپنے دوستوں کے اصرار پہ کیا تھا. ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے ہماری جماعت کا, ٹھیک ہے غلط ہے, بی بی نے کہا خاص طور پر کہ میری غلطی تھی, ہماری نظر میں وہ درست ہے, باقی دوستوں کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے ایگری کیا. اور میاں صاحب, اگر آپ ان کو کسی نے پوچھا تو ان کو چاہیے تھا اس کو ڈینائی کرتے, کیونکہ اس کے بہت سارے سوال نکل جاتے ہیں. ایک منٹ دیکھیں نا, ڈیل ہماری ہو رہی ہو, الزام ہم پہ یہ ہے, پہلے ہم پہ اس وقت بھی الزام لگا تھا جب ہم سینٹ کا الیکشن پہ بھی ڈیل ہو گئی تھی, بائی الیکشن پہ بھی ڈیل ہو گئی تھی. شکایت کی تھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں, صافی نے کہا تو انہوں نے کہا دیکھ لو, لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیل ہماری ہو رہی ہے اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ڈاکہ مار کے ہم سے چھین لیا گیا ہے. کمال ہے. اچھا تو پھر تو غفور حیدری صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ چلے وہ گیلانی صاحب کو تو چھین لیا, تو غفور حیدری صاحب کو تو بڑا نیٹ اینڈ کلین یار, یہ 54 ووٹ نیٹ اینڈ اس وقت تو کوئی اس کا جواب دیکھیں نا. ہاں دیکھیں, گزارش یہ ہے آپ کو, میرا خیال ہے آپ کو آپ کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نے کہا کہ میرا تو کینڈیڈیچر آ گیا ہے, آپ کو قبول کرنا پڑا ہے, کر لیا, مہربانی آپ کی. لیکن کیونکہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے نا, انہوں نے کہا جی میرا تو قبول ہو گیا, لیکن آپ ڈپٹی چیئرمین اناؤنس نہیں کریں, اس کے لیے مجھے بندہ ڈھونڈنے دیں جو ووٹ مینیج کرے. اور پھر آخری دن ایک صاحب وہ لے آئے جس کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور ان کو ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا. عجیب بات اور ہے, ان کو مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بات نہیں میں پی ٹی آئی سے نہیں, میں شرمندگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم عام پبلک نہیں ہیں, ہمیں منتخب کر کے صوبائی اسمبلی. اچھا ہاں, تو مجھے ہمارے بارے میں جب یہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں مینج کیا گیا, ہمیں خریدا گیا, ہمیں وہ بندہ لایا گیا جو ہمیں خریدے, سب کو پتہ ہے. نہیں ایک بات ہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. انتہائی غلطی ہے. آپ کے لوگ بھگ گئے,
آپ نے اس کی پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا پرائم منسٹر نے کہا بریفنگ میں ایجنسی سے یہ فیئر نہیں. دیکھیں جب سنجرانی صاحب کی جب اس کا تھا 2018 میں ان لوگوں نے دکھایا دکھایا نا, تو پھر کیا ہوا کہ کمر میں چھرا گھوپا, یہ سب نے تو یہ اسی چیز کے لیے کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ گیلانی صاحب تو جیتے جس طرح بھی جیتے, لیکن نون لیگ کی خاتون تو نہ جیتی. وہاں پہ بھی پورا اسٹمپ بورڈ 74 ووٹ پی ٹی آئی کی خاتون نے لے لیے, وہاں تو کوئی نہیں ہوا. مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, مطلب آپ نے پورا اس کا بینیفٹ جو تکلیف ہے نا نون لیگ کو, زہرا جو تکلیف ہے نا نون لیگ کو, وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ انہوں نے نا بڑی سیاست کے ساتھ ڈچ کر گئے. کس نے ڈچ کر دیا؟ پیپلز پارٹی. آپ سپوکس پرسن ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے؟ نہیں, مگر میں بتا رہا ہوں ان کی تکلیف ہے, تبھی تو وہ جو رویہ تھا, دیکھیں جو ان کا رویہ تھا اور جو مولانا کا رویہ تھا کل. آپ اینالسٹ ہیں. ملک صاحب بیٹھے رہے, ملک صاحب آپ بتائیں نا, یہ پوچھیں. ملک صاحب ایک ویسے بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب جو کل کہہ رہے تھے وہ اشارہ ان کا تھا کافی ڈائریکٹ کہ بھئی پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس یعنی کہ پولیٹیکل فورم میں کس کی نہیں بات ہو رہی؟ میاں صاحب جب گئے ہیں لندن تو پھر بھی کوئی بات چیت ہی ہو کے تو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ آپ لوگوں میں کافی نہیں, ان باتوں سے ہم لڑیں گے نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان فائٹنگ. ہمیں بالکل نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ سب لوگ انگیج کرتے ہیں. جی بتائیے. دیکھیں میں تو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری بات کا بحث کا جو محور ہے وہ تھوڑا سا ہے مختلف. جی. کیونکہ اگر اس سارے معاملے میں جہاں پہ کہ کل کی پی ڈی ایم کی جو میٹنگز اور اس کے بعد کی جو ساری انٹریکشنز تھیں میڈیا کے ساتھ, اب بات اس سے آگے جائے گی, کیونکہ بات اس لیے آگے جائے گی کہ اس پوری موومنٹ کا مقصد تو عوامی تکلیف میں جو تحریک انصاف کی حکومت کے نتیجے میں بہت بڑھ گئی ہے, اور جس طرح کی ایک پولرائزیشن اور جس طرح کے ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ, جس طرح کی ایک پوری لینڈسکیپ جو ملک کے اندر, چاہے وہ ڈیموکریسی کی ہے, پولیٹکس کی ہے, اکانومی کی ہے, تو اس سب پہ یہ بیونڈ دیز تھنگز ہیں کہ ہو ٹاکس ٹو ہوم, اور یہ اس پہ آ کے یہ ساری لیڈرشپ متفق ہو کر آگے چلے گی. ہمارا یہ یقین بھی ہے اور ہماری یہ کوشش بھی ہے جی کہ سب ایک پیج پہ رہیں پی ڈی ایم پہ, اور حکومت کو وہ حکومت ڈزنٹ گیٹ دا لاسٹ لاف. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا آپ لوگوں کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.